औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2 पढ़ना है। पहला हमने पढ़ लिया कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। हमने पढ़ा, बहुत डिटेल से पढ़ा वो भी कि क्या होती है। अब हमने पढ़ना है कि उसके रिस्क क्या हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स। ये रहा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स आप और मैं जैसे यूजर्स हैं। जैसे कि आप यूट्यूब को यूज़ करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स हैं यूट्यूब के, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसके क्या हूँ, स्टेक होल्डर्स हूँ, ठीक है। अब जिसने एक प्रोग्राम को, एक सिस्टम को यूज़ करना है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। अब फॉर एग्जांपल आप अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप अपनी एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग के लिए कोई सी भी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला बना रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप चेकर के पास गए, आप उधर मैनेजर के पास गए, वहाँ पर काम करने वाले हर क्लाइंट के पास गए और वहाँ से आपने सिस्टम के अबाउट एनालिसिस किया और रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं। अब उस रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद आपने एक सॉफ्टवेयर बनाकर मैनेजर को पेश किया और मैनेजर कह रहा है कि आपने इसमें ये भी चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो वो एक क्या हो जाती है, अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बन जाती है, जो कि एक्सेप्ट ही नहीं होती है, ठीक है। जिसमें से जो इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट्स, जिसमें हमने तकरीबन कंप्लीट लोगों का जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं की होगी, जो कि मैनेजर को पसंद नहीं आई, ठीक है। या हमने बहुत ही ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, या हमने बहुत ही कम लोगों को इन्वॉल्व किया उस रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। तो इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट leads to unacceptable product. If input from the different types of users is not taken, the output is bound to lack in key functional areas, resulting is an unacceptable product. तो वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, और जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आपके प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। Creeping user requirements contribute to overrun and degrade product quality. अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो क्या नाम है, इसमें आपने एक प्रोडक्ट बना ली, आपने एक प्रोग्राम बना लिया है। उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आपने दोबारा मैनेजर को दिखाया और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है और अपग्रेडेशन किया है, तो वो दिस इज़ कॉल्ड क्रीपिंग यूज़र रिक्वायरमेंट। वो तो क्रीप यूज़र्स में आ जाता है, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है अपग्रेड हुआ है, ठीक है, एडवांस स्टेज पे गया है, एडवांस लेवल पर गया है। तो ये जो है वो आपका टाइम भी ज़्यादा लेता है और बजट जो है वो भी ज़्यादा लेगा, ठीक है। Creeping user requirements contribute to overrun and degrade product quality. Requirement creep is one of the most significant figure in budget and time overruns. It basically means identifying and adding new requirement to the list as some advanced stages of the software development process. उसके बाद हमारे पास ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास origins क्या है, ठीक है, और comparative cost क्या आ रही है, ठीक है। ये comparative cost है, feasibility पर क्या होगी, requirement design, coding, testing पर क्या क्या होगी, ठीक है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स लीड टू इल स्पेंड टाइम एंड रिवर्क। क्या है इसमें कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये कहा गया है, क्या है इसमें, इसी को डिटेल में समझाया गया। मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही समझाती हूँ आपको कि आप फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट जब गैदर करने के लिए गए हैं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क लगा है, ठीक है। अब मैं आपको किसी और तरीके में कहती हूँ, आप कुछ और वे में समझ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। तो इसका मतलब मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पर समझ रही हूँ कि लेट हिम गो, इसको जाने दो, रोको मत। अब वो कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रोको के बाद कोमा लगा दें, तो कोमा लगाने से क्या होगा, वो इट्स मीन्स कि वो बना डोंट मतलब मीनिंग डोंट लेट, मतलब मत रोको, उसको जाने दो। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमें शायद रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में उसके लैंग्वेज में कोई हमें समझ नहीं आई है, उसकी लैंग्वेज और हमारे लैंग्वेज में फ़र्क है, या उसने कुछ तरीके से और तरीके से बोला और मैं कुछ और तरीके से समझाऊँ, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट लीड। मतलब कि ये जो नेचुरल लैंग्वेज है, इसी में हमारे पास में जो बोलने में फ़र्क आ जाना, ठीक है, बोलने और सुनने में फ़र्क आ जाना, दिस इज़ कॉल्ड एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट लीड टू इल स्पेंड टाइम एंड रिवर्क। उस पर हमें दोबारा काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
कि गोल्ड प्लेटिंग बाय डेवलपर्स एंड यूजर्स ऐड अननेसेसरी फीचर। गोल्ड प्लेटिंग का मतलब क्या है कि यूजर ने आपको फीचर्स के बारे में नहीं कहा, स्टेक होल्डर्स ने आपको फीचर्स के बारे में ठीक है, स्टेक होल्डर्स ने आपको फीचर्स के बारे अबाउट नहीं कहा कि आपने ये भी ऐड करना, लेकिन आपने फिर भी वो उन फीचर्स को ऐड करते। दिस इज कॉल्ड गोल्ड प्लेटिंग बाय डेवलपर्स एंड यूजर्स ऐड अननेसेसरी फीचर्स, और यूजर्स के लिए ऐड हो जाते हैं अननेसेसरी फीचर्स। गोल्ड प्लेटिंग रेफर्स टू फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं ऐड है, लेकिन यूजर ने ऐड की हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड प्लेटिंग। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि रिजल्ट मतलब जो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट होता है उसके अबाउट नहीं बनता, और बजट जो है वो भी ओवररन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड्स टू मिसिंग की रिक्वायरमेंट्स एंड हेंस रिजल्ट इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। जैसे कि क्या है कि आपने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से रिक्वायरमेंट में बताया गया है, या वो स्पेसिफिकेशंस आप मिसिंग है आपके प्रोडक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई हैं, तो वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आपको एक दर्जी सूट सी के देता है, आप कहते हो कि मैंने बैन वाला गला सिलवाना, तो तुमने कॉलर वाला गला सी दिया, तो क्या अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट होगी ना, आप कहोगे नहीं मुझे दोबारा से बना के दो सही से, ठीक है। तो वो दर्जी को दोबारा बनाना पड़ेगा या उसको पैसे नहीं मिलेंगे उस चीज़ के, क्योंकि उसने सूट ही सारा ख़राब कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। मैंने आपको मतलब करंट लाइफ से लिए एग्जांपल दिया है, क्योंकि हम प्रोग्राम वगैरह तो डेवलप नहीं करते, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इस तरह से समझ आ जाएगी। इनकम्प्लीटली डिफाइंड रिक्वायरमेंट मेक एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इम्पॉसिबल। कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ही अगर कंप्लीट नहीं हैं तो आपकी जो प्रोजेक्ट प्लान होगा और जो प्रोजेक्ट को ट्रैक किया जाएगा वो इम्पॉसिबल होगा, वो जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा जब तक रिक्वायरमेंट पर अमल ना किया जाए। तो इस लिहाज से रिक्वायरमेंट के रिस्क एंड रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स नहीं गैदर होंगे आप अच्छे तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। Level of requirements are defined at various levels of detail and granularity. Requirements at different levels of detail also mean to serve different purposes. We'll first look at these different levels and then we will try to elaborate the difference between these with the help of different examples. अब जैसे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। अब उनको नोट डाउन करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लिखते होते हैं कि हमें उस सिस्टम में क्या क्या चाहिए, ठीक है, विदाउट उसके अंदर डेप्थ में जाए बगैर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गेम बनाते हैं, आप गेम के फीचर्स बताते हैं कि उसमें एक भालू होना चाहिए, भालू भाग सके, भालू एक आदमी के पीछे भागता है, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। और जब वो लड़का भागता है तो उसके रास्ते में जो कॉइन्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए आए, जो कि यूज़र उनको कलेक्ट करे और अपने मार्क्स को, अपने जो लेवल्स है वो अपग्रेड करता जाए। तो ये क्या थी, एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी जिसको आपने सिंपल और सादे तरीके से लिख दिया है डॉक्यूमेंट में। These are used to state the high level business objective of the organization or customer requesting the system or product. They are used to document main system features functionalities without going to their nitty-gritty details. They are captured in a document describing the project vision and scope. देखो आपको इससे पता चल गया ना कि आपको किस तरह की गेम चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, विदाउट आप उसके अंदर डेप्थ में जाए बगैर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को बता दो। अब यूज़र रिक्वायरमेंट क्या आती है, वो रिक्वायरमेंट जो यूज़र यूज़ करे, जो एक स्टेक होल्डर यूज़ करता है, ठीक है। अब जब एक यूज़र जो है वो किसी गेम के एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, अब हम गेम को बना रहे हैं। अब गेम की जो यूज़र रिक्वायरमेंट है, यूज़र तो बता रहा है, अब यूज़र ने जब अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है ना, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को यूज़र के मुताबिक लिखेगा जिन्होंने इसको यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अब वो गेम बना रहा है ना, तो वो गेम को इस तरह से बनाएगा कि वो उसको गेमिंग वाले बच्चे ही यूज़ करें या भले भी उसको खेल के बोर ना हो। अब वो गेम बनाएगा ना, अब गेम में डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं ना ऐड कर सकता है कि उसको कहे कि आप यहाँ से एक पेज लिखें। आप उसमें एक पेज भी लिखने वाला, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है, आप उसमें वर्ड के फीचर्स देना डाल सकते हैं, तो गेम में गेम वाले फीचर्स आएंगे ना। तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऐड फर्दर डिटेल टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। They are called user requirement because they are written from a user's perspective, and the focus of user requirement describes tasks the user must be to able the accomplish in order to fulfill the above stated business. They are captured in the requirement definition document. ओके अब यूज़र रिक्वायरमेंट में यूज़र रिक्वायरमेंट में ये दो रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं।
अब यूज़र रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं कि दो तरीकों की होती है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक बच्चे ने गेम खोली, बल्कि गेम इंस्टॉल की, ठीक है, प्ले स्टोर से गेम इंस्टॉल की और इंस्टॉल करने के बाद उसने गेम ओपन किया और ओके ओके यस पर कुछ उसने क्लिक किया जैसे कि रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। उसने फिर गेम स्टार्ट हो गया, वो गेम खेलना शुरू करते, तो ये जो यूज़र यूज़ कर रहा है ना अपनी आसानी से, ये इसको क्लिक किया तो इस पे पहुंच गया, इसको क्लिक किया तो इस पे फॉर एग्जांपल गो पर क्लिक करता है तो वो रन करता है, और लेफ्ट एरो पर क्लिक करते हैं तो वो लेफ्ट रन करता है, और लेफ्ट राइट एरो पर क्लिक करता है तो वो राइट रन करता है। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है जो कि फंक्शन एक यूजर यूज करता है, ठीक है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल इन कम्स इन द फॉर्म ऑफ what is called functional requirement. The bring in the system views and define from the user's perspective the software functionality the developer must build in the product to enable user to accomplish their task stated in the user requirement, thereby satisfying the business requirement। क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बुक मी ऐप ओपन करते हो उसमें आप टिकट बुक कर देते हो अपने, तो टिकट बुक करना क्या है, आपने वो आपने ऐप खोली और टिकट टिकट वो फॉर एग्जांपल आप किसी क्रिकेट में हमने कोई टिकट बुक करवाई तो आप क्रिकेट वाले टैब में गए और वहां से जाके अपनी टिकट बुक करवा ली। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, अब वो फंक्शंस जो फंक्शन के पीछे हो रहे हैं, जो यूजर नहीं यूज कर रहा लेकिन उसको फील हो रहा है। अब जैसे कि गो है, अब पीछे वो गो, अब गो के पीछे भी क्या क्या प्रोग्राम रन हुए होंगे तो जाके वो एक भालू गो कर रहा है। अब एक टिकट को बुक करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यूज की गई हैं वो यूजर नहीं जानता, लेकिन पीछे फंक्शन में वो रन हो रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और इनका यूज़र से ताल्लुक वास्ता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एफबी ऐप ओपन किया है, मैं उसको रन कर रही हूँ, लेकिन क्या है, क्या उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कि आपकी ऐप कोई और नहीं देख सकता, कि आपकी जो एफबी आईडी है वो लॉक्ड है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, आपने बस क्लिक करना है। लेकिन आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पीछे जो आईडी है वो दूसरों के लिए लॉक हो गया है, कोई उसको देख नहीं सकता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स एंड जिसमें आपके लिए कोई शराइत रख दी जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन रख दी जाए, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल आप आपके पास एक डेट शीट बनाने के लिए आती है, उसके लिए आपको शराइत रख दी जाती हैं कि आपने अगर एक बार अपना सेंटर चूज़ कर लिया है तो उसके बाद आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट, कुछ शराइत रख दी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है, ओके, उसके बाद हमारे पास है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ नॉन कैप्चर प्रॉपर्ली, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर मतलब एग्जांपल में बताई हैं, आप इसको खुद ही रीड करें। While writing this requirement, it must be kept in mind that all functional requirement must derive from the user requirement, which must themselves be aligned with the user business requirement. It must also be remembered that during the requirement engineering process, we are in the definition phase of the software development where the focus is on what, not how. Requirements must not include design or implementation details. The focus should always remain what to build and not to how. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास हाउ टू नहीं है बल्कि व्हाट टू बिल्ड है, ठीक है, क्या बनाना है, क्या किस तरह से बनाना है, ये रिक्वायरमेंट में ये नहीं आता, ठीक है। ये एग्जांपल दे दी गई है, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन देखनी है कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द मैनेजमेंट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट बट दे यूजुअली आर नॉट द एक्चुअल यूजर्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। We need to understand that it is the actual user who will eventually use the system and hence accept or reject the product. Therefore, ignoring the needs of the user class may result in system failure. For example, आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर वाला ऐप बनाते हैं, अब वो सिस्टम आपने बना लिया, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बनाया, अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीन में पोज का ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है, या आप उसमें पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रख सकते हैं कि आपने रिकॉर्ड इतनी देर करना है, आपने स्क्रीन का साइज़ कितना लेना है। तो ये तमाम क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूज़र चाहता है। अगर आपने इन्हीं को इग्नोर कर दिया तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने ये भी याद रखना है कि एक स्टेक होल्डर की अलग रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी। अब एक यूज़र वो होता है जिसने सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, ठीक है, और मतलब बनवाया, जिसने रिक्वायरमेंट्स लिखवाई हैं, ठीक है, एक वो यूज़र है, और एक बैक एंड यूज़र हम हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ को, ठीक है।
उसके लिए वो बता रहे हैं कि एक स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट सिस्टम के डिफरेंट हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को मैनेजमेंट वाले भी यूज़ करते हैं, प्रोवाइड बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट एंड पैरामीटर्स, मार्केटिंग वाले भी यूज़ करते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर भी यूज़ करते हैं, यूज़र्स भी यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, फिर सिस्टम इंजीनियरिंग भी यूज़ करते हैं, एडिक्वेट सिस्टम रिक्वायरमेंट टू सॉफ्टवेयर। कहने का मकसद ये है कि एक सॉफ्टवेयर को बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने बहुत से लोगों के फीचर्स को मतलब रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। द टू मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फेज, दो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और दूसरा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये दो इम्पोर्टेंट क्या है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंटेशन हैं जो अलहदा डॉक्यूमेंट पर बनाए जाते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट or requirement specification. They are also called requirement definition or functional specification and are used to document user requirement or functional requirements respectively. रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए कि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ईच रिक्वायरमेंट मस्ट फुली डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी टू बी डिलीवर्ड। करेक्ट होनी चाहिए ईच स्टेटमेंट, ईच रिक्वायरमेंट मस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी टू बी बिल्ड। कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो अच्छी तरह से कंप्लीट वे में लिखी हो, कोई भी चीज़ जो है वो मिसअंडरस्टैंड ना हो, करेक्ट वे में लिखी हो। फेजेबल मतलब कि पढ़ने में आसान हो, आपको अपनी लिमिटेशंस का पता हो, आपको माहौल का पता हो, आपके सिस्टम के अबाउट पता चल जाए। नेसेसरी तमाम तर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्सटर्नल इंटरनल जिस तरह से भी हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उधर लिखी होनी चाहिए। ईच रिक्वायरमेंट शुड बी डॉक्यूमेंट समथिंग दैट कस्टमर really need or something and that is required for conformance to an external system requirement or to or standard prioritized। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि an implementation priority must be assigned to each requirement feature or use case to indicate how essential is to a particular product release unambiguous। पढ़ने में जो हमारे यूज़र है उसको आसानी हो, उसको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो कि इसमें यहाँ पर उसने क्या कहा है। वेरीफाइएबल हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये ना हो आप नामुमकिन चीज़ लिख दें अपने उसके अंदर। तो वेरीफाइएबल का मतलब है कि जो वेरीफाई जिस पर हम कर सकें, ठीक है, जिस पर हम इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कर सकें। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऊपर हमने किसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, जो हमने दो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं ना, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, नेसेसरी, प्रायोरिटाइज्ड, अनएम्बिगुअस, वेरीफाइएबल, करेक्ट, फीजेबल, कंप्लीट। ये हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो कंप्लीट होना चाहिए, नो रिक्वायरमेंट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी मिसिंग, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, नो रिक्वायरमेंट शुड कन्फ्लिक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर और हायर लेवल सिस्टम और बिजनेस रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफाइबल, कि वो मॉडिफाइबल हो कि आप उसको बाद में मेंटेनेंस जो है वो उसको इन्हेंस कर सकें। ट्रेसेबल, वन शुड बी लिंक टू ईच अदर रिक्वायरमेंट टू इट्स origin to design elements, source code and test cases that implement and verify the correct implementation of the requirement। इसके बाद मिक्स्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है। आपने इनके लेवल्स को जो रिक्वायरमेंट्स करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी अच्छी तरह से याद करनी है, मिक्स नहीं होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्लीट, कंसिस्टेंट, मॉडिफाइएबल और ट्रेसेबल। ये चार किसके हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की हैं। और रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की कंप्लीट, करेक्ट, फीजेबल, नेसेसरी, प्रायोरिटाइज्ड, अनएम्बिगुअस और वेरीफाइएबल। ये सात जो हैं किसकी हैं, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्लीट, कंसिस्टेंट, ट्रेसेबल और मॉडिफाइएबल। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना, इनको मिक्स नहीं करना। बाकी ये जो है हमारे पास मिक्स्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ये हम आगे समझेंगे, ये इस लेक्चर नंबर 5 में समझेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।